इस बर्फीले इलाके में क्या करने जा रहे हैं? इन तस्वीरों से अमेरिका क्यों बेचैन है? बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे इस जहाज से नेटो क्यों डरा हुआ है? आर्कटिक क्या है? रूस का प्लान क्या है? ये बर्फ का दरिया है और पुतिन को टैंक से जाना है। यूक्रेन के बाद आर्कटिक पर कब्जे के लिए पुतिन के पास स्पेशल जहाज भी है। पुतिन के पास आर्कटिक की बर्फ में लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भी है। पुतिन के पास आर्कटिक में अड्डे भी हैं और पुतिन के पास उन अड्डों को अमेरिका और नेटो से महफूज रखने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भी है, जिसे दुनिया T-14 यानी T-14 अरमाटा के नाम से जानती है। ये है पुतिन का सबसे तगड़ा टैंक T-14 अरमाटा, जो खास बर्फ और आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है। T-14 को रूस की सेना में गेम चेंजर कहा जाता है, लेकिन T-14 को पुतिन ने यूक्रेन में नहीं उतारा है। इसे खास आर्कटिक रीजन के लिए बनाया गया है, जो पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। 2015 में विक्ट्री परेड में दुनिया के सामने सबसे पहले आया टैंक इतना खास है कि इसकी खूबियां अब भी नेटो के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट कही जा रही हैं। ये टैंक बहुत खास है। इसकी बनावट देखिए, इसका डिजाइन देखिए। बेल्ट के बीच 6 पहियों की बजाय इसमें 7 पहिए लगे हैं। 125 मिलीमीटर की इसकी तोप पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से लोड की जाती है। गोले भी दागती है और मिसाइल भी। आर्कटिक इलाके में लड़ने के लिए तैयार ये टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित टैंक माना जा रहा है। इसमें 3 क्रू ड्राइवर, गनर और कमांडर टैंक के अगले हिस्से में बैठते हैं, जबकि टरेट यानी टैंक के बीच वाला हिस्सा जिसमें तोप लगी होती है वो पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम पर चलता है। T-14 में लगा है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जो इसे एंटी टैंक मिसाइल से बचाता है। दुश्मन चाहे जेवलिन फायर करे या फिर एनलॉ, जिन मिसाइलों ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा रूस की टैंक पावर को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें नाकाम साबित करने के लिए T-14 की टेक्नोलॉजी अमेरिका और नेटो के लिए रहस्य बन चुकी है। T-14 को आर्कटिक के लिए क्यों तैयार किया गया है? इसके लिए देखिए कि आखिर आर्कटिक को लेकर रूस और बाकी दुनिया का मोह क्या है। क्यों यहां यूक्रेन से भी बड़े महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है? कैसे यहां तीसरे विश्व युद्ध की जमीन आर्कटिक की बर्फ को हटाकर तैयार की जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ऐसे में दसियों खरब डॉलर के गैस और तेल तक पहुंच बनाने के लिए दुनिया के सभी देश तेजी से इस इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे तेज रफ्तार रूस की है। यूक्रेन में युद्ध से बहुत पहले पुतिन ने आर्कटिक को लेकर कई खामोश दावे किए हैं। रूस अब यहां न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर तैनात कर चुका है। रूस की यह ताकत ऐसी है जिसका मुकाबला अमेरिका दूर दूर तक नहीं कर पा रहा है। आइस ब्रेकर ही वो ताकत है जिसके जरिए आर्कटिक में रास्ता तैयार किया जाता है और यहाँ रूस बाकी देशों से बहुत आगे है। रूस के पास 6 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2, और इनके बिना आर्कटिक पर कब्जा करना किसी भी फौज के लिए नामुमकिन है।
दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी रूस के पास है और बाकी देश इस ताकत की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। इनका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के नए प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों में से 22% आर्कटिक क्षेत्र में है और इस पर रूस समेत कई देशों की नजर है। जब बर्फ पिघलेगी तो इससे भी बड़े पैमाने पर तेल और गैस को खोजने की लड़ाई शुरू होगी और तब जिसकी जहां तक पहुंच होगी वो वहां पर अपना हक जताएगा। पुतिन के ऑर्डर पर रूस ने अपनी उत्तरी इलाके में 50 से ज्यादा ऐसी मिलिट्री पोस्ट को खोल दिया है जो सोवियत काल में तैयार की गई थी और यहां 10 रडार स्टेशन अपग्रेड कर दिए गए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ही दुनिया में आर्कटिक को लेकर अलार्म बजने लगा है। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही है कि आर्कटिक को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं हैं और यूक्रेन के बाद आर्कटिक का इलाका युद्ध का मैदान बन सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस ने आर्कटिक सर्कल के आसपास अपनी फौजों को तैनात कर दिया था। इसने अमेरिका और कनाडा के साथ साथ नॉर्वे को भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। नॉर्वे आर्कटिक के किनारे और रूस के करीब नाटो का एक प्रमुख सहयोगी देश है और उसे लग रहा है कि आर्कटिक के साथ पुतिन का टारगेट नॉर्वे भी हो सकता है। आर्कटिक के बड़े इलाके पर नजर रखने के लिए रूस ने अपनी हवाई ताकत में भी जबरदस्त इजाफा किया है। आर्कटिक रीजन के पास रूस के एक पुराने एयरबेस को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ रूस के आधुनिक मिग-31 लड़ाकू विमान के साथ एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया गया है। मिग-31 किंजल मिसाइल से लैस किया गया है जिसे रूस ने पिछले कुछ सालों में ही तैयार किया है। रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाने वाली ये मिसाइल कितनी खतरनाक बन जाती है उसे बहुत गौर से समझिएगा। मिग-31 यानी मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है कर दिया गया है जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। आर्कटिक में पुतिन की फौज का प्रेशर और यूक्रेन में रूस के हमले को देखते हुए नेटो ने मार्च के महीने में एक युद्धाभ्यास भी किया था जिसका नाम था कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। इस एक्सरसाइज में नेटो ने बर्फ में लड़ने वाली अपनी खूबी को आजमाया था। नेटो का युद्धाभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 14 मार्च को शुरू हुआ और 1 अप्रैल तक चला। रूस के बॉर्डर के करीब नॉर्वे में नेटो ने 1980 के बाद इतना बड़ा युद्धाभ्यास किया जिसमें 27 देशों के 30,000 सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल हुए। इसमें 220 विमान और हेलीकॉप्टर, 50 से ज्यादा जंगी जहाजों ने भी हिस्सा लिया। रूस को दिखाने के लिए नेटो ने अपने टैंक आजमाए हैं। नेटो ने अपनी तोप दागी हैं। नेटो के जहाज भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। नेटो समंदर में भी अपनी ताकत दिखा रहा है।
नेटो क्या है, नेटो का डर क्या है, नेटो की ताकत और उसकी कमजोरी क्या है, और इन सब के बीच रूस को लेकर नेटो का खौफ क्या है। क्या यूक्रेन के बाद रूस और नेटो की जंग होगी? क्या ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस नेटो पर भी चढ़ाई कर देगा? ये फौज का जमघट उसी डर को खत्म करने के लिए हुआ। 40 सालों बाद इतने बड़े पैमाने पर हुई वॉर एक्सरसाइज में नेटो ने अपनी फुल फायर पावर आजमाई। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकना, क्योंकि यहां से पुतिन आगे बढ़े या रूस को आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन अब खतरा तो आर्कटिक पर भी मंडराने लगा है, और यही अगला बैटल ग्राउंड बनने का डर अमेरिका को सता रहा है। तो यूक्रेन में युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। रूस की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के सैनिक ठिकाने तबाह कर रही है। इतना ही नहीं, रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी आ चुके हैं, जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहती है। तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध छिड़े तकरीबन 2 महीने होने को है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के मंसूबों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। रूस हटने को तैयार नहीं तो यूक्रेन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। आखिर कैसे इतने दिन तक रूस की मजबूत सेना के सामने यूक्रेन के सैनिक मजबूती से लोहा ले रहे हैं? ज़ेलेंस्की का मोर्चा कितना मजबूत? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बढ़ाई पुतिन की टेंशन। पुतिन की ताकत से बेहतर ज़ेलेंस्की का दिमाग। दो दिन की जंग 2 महीने तक खिंची। पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे रूस के सामने यूक्रेन जैसा मामूली सा देश 2 महीने तक डटकर मुकाबला कर रहा है। आखिर कैसे यूक्रेन ने रूस के सामने 2 महीने तक घुटने नहीं टेके? ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की के योद्धा रूस को इस महाजंग में नाको चने चबवाने को मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो में यूक्रेनी सेना की एक गाड़ी दिखाई दे रही है और अचानक एक धमाका होता है। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिक इसी तरह के धमाके कर ब्रिज और पुल उड़ा रहे हैं ताकि रूस की सेना आगे न बढ़ पाए। महायुद्ध के 97वें दिन जो तस्वीरें और दावा सामने आया, उसने यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नई चुनौती दिखने लगी। रूस के तरकश से निकली सरमत या सेटन 2 मिसाइल। आठ अलग अलग कैमरों से शूट किए गए इस मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच गई। सरमत उर्फ सेटन 2 मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी आसानी से ले जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो ये दावा तक कर दिया है कि इससे वो दुनिया में किसी भी टारगेट को निस्तनाबूद कर सकते हैं। पुतिन का दावा है कि दुनिया में ऐसी मिसाइल न इससे पहले कभी बनी और ना ही लंबे वक्त तक कोई दूसरा देश ऐसी घातक मिसाइल बना सकता है। पुतिन का दावा है कि विश्व युद्ध की सूरत में उनके पास ब्रह्मास्त्र है। Поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать. तो क्या रूस के इस ताजा मिसाइल टेस्ट से ज़ेलेंस्की के माथे पर बल पड़े?
जेलेंस्की के पास रूस के इस तुरुप के इक्के का क्या जवाब है? जंग में अपने नुकसान को देखते हुए जेलेंस्की ने रूस के सामने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। Хочу я цього, або я цього не хочу. Готовий до діалогу. Упродовж останніх, які у мене були, які мені народ дав останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом Російської Федерації. Це так само, коли вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення. जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार भी हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें रूस पर भरोसा भी नहीं है। रूस पर भरोसा ना करने के पीछे यूक्रेन की अपनी वजह है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर ऐसा कोई मौका नहीं दिखाई दिया जब रूस किसी भी तरह से अपने तेवर नरम करने को तैयार हुआ हो। इस जंग में यूक्रेन ने रूस के नुकसान के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जेलेंस्की को भी नुकसान कम नहीं हुआ है। रूस का दावा है कि उसने बुधवार को एक ही दिन में यूक्रेन पर 1100 से ज्यादा हमले किए। अब तक 140 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, 106 हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं, 511 यूएवी, 254 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह किए, 2410 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट कर दी। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन को और भी जबरदस्त नुकसान देने का दावा किया है। अब सवाल यह है कि आम नागरिकों और सेना के जवानों के नुकसान के बावजूद आखिर कैसे अभी तक जेलेंस्की ने कीव का किला ध्वस्त नहीं होने दिया है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पहले जेलेंस्की की रणनीति समझनी होगी। जंग के मैदान में तस्वीरें आपने कई बार देखी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मैदान में उतरे, कभी सामान्य कपड़ों में तो कभी सेना की वर्दी में, बिल्कुल सैनिकों जैसे कपड़े पहने, सैनिकों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई करना और ये बताना कि संकट की इस घड़ी में देश का राष्ट्रपति उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। देश पर आए इस सबसे बड़े संकट में वो अपने देश के रखवालों के साथ खड़ा है। रूस के सामने तल्ख तेवर, देश के अंदर दुश्मन की सेना हो, अलग अलग शहरों में बम बरस रहे हो, ऐसे में एक देश का राष्ट्रपति किन हालात से गुजर रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। आसमान और धरती पर बरसते बारूद का मुकाबला भी करना है और कूटनीतिक मोर्चे पर कमजोर भी नहीं दिखना है। Розпочали масштабний наступ на Донбасі, ми це розуміємо, бачимо всі ризики, бачимо всі їх кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави, тримають в облозі зараз по наших даних біля 120 тисяч осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші і масштабніші, ніж це було в Бородянці. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. І точно, я вам обіцяю, ми всіх знаєте. सुना आपने, जेलेंस्की ने अपने किसी भी संबोधन में अपने देश या दुनिया को ये संदेश नहीं जाने दिया कि वो पुतिन से डरे हुए हैं, बल्कि उन्होंने हर बार डट कर रूस का मुकाबला करने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाले तेवर ही दिखाए हैं। 24 घंटे अलर्ट मोड पर यूक्रेन के राष्ट्रपति लगभग 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। वो जानते हैं कि इस युद्ध में उनकी जान कितनी कीमती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो युद्ध वहीं खत्म हो जाएगा और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। कहा जाता है कि जान और अपना जहान बचाने की इस जंग में जेलेंस्की 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं। बंकर में जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपना आलीशान आशियाना छोड़कर अब बंकर में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपनी सेना को हौसला अफजाई के लिए वो हर 3 से 4 दिन में बंकर से बाहर आते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। इस दौरान उनके खास और बेहद भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड ही उनके आसपास होते हैं। इसका एक नजारा पिछले दिनों कीव की सड़कों पर दिखाई दिया जब बोरिस जॉनसन वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की का परिवार भी रूसी आक्रमण से दूर यूक्रेन में ही किसी दूसरे बंकर में छिपा हुआ है, क्योंकि रूसी हमले में उनकी पत्नी और बच्चों को भी जान का खतरा है। दुनिया से जुटाई मदद,
युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक यूक्रेन ने दुनिया के कई देशों से मदद की अपील की। वो भले ही नेटो में शामिल ना हो पाया हो, मगर अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद और दूसरी आर्थिक मदद दी है। ये भी एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन अभी तक रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने टिका हुआ है। फरवरी में जिस रफ्तार से रूस की सेना आगे बढ़ रही थी, उस पर ज़ेलेंस्की की कुशल युद्ध नीति और सैन्य काबिलियत ने काफी हद तक ब्रेक लगाया है। हालांकि महायुद्ध के 97वें दिन रूसी सेना ने मारियोपोल शहर पर कब्जे का दावा किया है। उधर पुतिन का कहना है कि उन्होंने शहर को आजाद किया है। ताजा अपडेट यह है कि मारियोपोल में मारे गए रूसी सैनिकों के शव रूस भेजने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हो गए हैं। यूक्रेन हमले की वजह से जापान ने रूस से मोस्ट फेवरेट नेशन का व्यापार दर्जा छीन लिया है। रूसी सरकार ने यूक्रेन के 31 सेलिब्रिटीज पर 50 साल के लिए बैन लगा दिया है। नेटो में शामिल होने के लिए बुधवार से फिनलैंड की संसद में बहस शुरू हो गई। एक युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है और ना ही वो देश छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। बंकर में वॉर रूम। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक खास बंकर में आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति उस बंकर में उन्हें पल पल का अपडेट और रूसी सेना की हर हलचल की खबर देते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे में जब रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी चाल में बदलाव कर सकता है। खबर है कि यूक्रेन के मददगार देशों पर रूस साइबर हमले कर सकता है। यूक्रेन का ये भी कहना है कि रूस अपने सैनिकों की मौत का असल आंकड़ा छिपा रहा है। बहरहाल अपने लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन से डील की है। इस डील के मुताबिक मारियोपोल में अपने लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए यूक्रेन ने रूस के कई कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। देखना है कि युद्ध खत्म होते होते ज़ेलेंस्की की रणनीति की जीत होती है या पुतिन की ताकत की। लेकिन इतना तो तय है कि इस जीत की कीमत अब बहुत भारी हो चुकी है। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारियोपोल पर कब्जे का जश्न। लाशों के ढेर पर पुतिन की सेना। मारियोपोल में मौत वाली साजिश का आखिरी दांव। ये उसी मारियोपोल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं जहां अब रूस ने कब्जे का दावा किया है। चेचेन कमांडरों की खूनी फौज ने मारियोपोल में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादरव के लड़ाकों की वजह से ही मारियोपोल जैसा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं जिसमें कादरव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जय घोष कर रहे हैं। मारियोपोल में मौत वाली साजिश का ये आखिरी दांव पुतिन के इशारे पर ही चला गया है। खुद चेचेन कमांडर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मारियोपोल में जिस तबाही और सफाई का हुक्म मिला था, अब उसे पूरा किया जा चुका है। С уверенностью можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Это операция по уничтожению и очистке. मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचेन कमांडरों ने इस बार उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को अपने निशाने पर लिया, जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक छिपे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि इस आखिरी हमले को अंजाम देने के लिए चेचेन कमांडरों ने स्टील प्लांट पर भयंकर बमबारी की।
इस दौरान रूसी सेना के टैंकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर किसी भी तरह का रहम नहीं बरता। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारियुपोल में हुई इस भयानक तबाही ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की की चिंता उन 1 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर है, जिनके अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। 20 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно. І постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених. दरअसल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियुपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले गए एक ऑडियो मैसेज में इस बात का दावा किया था कि सिर्फ 2-4 घंटों के भीतर मारियुपोल उनके पंजों में होगा। Считаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что... चेचन्या में बैठे रमजान कादिरोव का यह संदेश जैसे ही मारियुपोल में जंग लड़ रहे उनके लड़ाकों तक पहुंचा, उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर और भीषण हमला बोल दिया। स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी की गई कि वहां से जान बचाने के लिए छिपे यूक्रेन के सैनिकों का निकल पाना मौत को चकमा देने के बराबर हो गया। कादिरोव पहले से ही अपने लड़ाकों को ये बता चुके थे कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल से ही मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा हो पाएगा, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की मार से बच गए यूक्रेन के सैनिक भागकर प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियुपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया था। इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियुपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। उसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए, जिससे स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ने की कोशिश लगातार यूक्रेन कर रही है। हालांकि बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मेरी सहयोगी जसप्रीत की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल सबीना, अब मैं दिखाती हूं कि आखिर पूरे मारियुपोल शहर पर कब्जे के बावजूद रूस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हैदराबाद हाउस में की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं में यूक्रेन मुद्दे पर भी हो सकती है बातचीत।